लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे होम्योस्टेसिस की। होम्योस्टेसिस को हमने डिफाइन किया, उसके मैकेनिज्म्स पढ़े, उसके होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं हमने उनको देखा। पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। होम्योस्टेसिस की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। तो जो हमने आज डिस्कस करनी है होम्योस्टेसिस की टाइप, वो है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन, जिस तरह हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन को जिस तरह आमतौर पे छोटी क्लासेस में डिफाइन किया जाता है कि वाटर और साल्ट को मेंटेन करने को होम्योस्टेसिस कहते हैं, सॉरी ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं, जबकि ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप ये याद रखिए, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है सोल्यूट्स और सॉल्वेंट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना अक्रॉस डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन हमने कहाँ पढ़ी है? हर सेल के गिर्द होती है, और सेल में क्या होगा? साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स होंगे, और सेल के बाहर क्या होगा? दूसरे सेल्स होंगे। तो दो सेल्स के दरमियान जो स्पेसिस होंगे उनको हम कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेसिस, ठीक है, या इंटरसेलुलर स्पेसिस, इंट्रासेलुलर स्पेसिस, सॉरी इंटरसेलुलर स्पेसिस, इंटरस्टिशियल स्पेसिस या इंटरसेलुलर स्पेसिस। अब दो सेल्स के, मुख्तलिफ सेल्स के दरमियान जो स्पेसिस होती हैं वो मेम्ब्रेन के बाहर होगा वो स्पेसिस, और मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन के बाहर यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड में सोल्यूट्स और सॉल्वेंट जो है उनकी कंसंट्रेशन को बैलेंस रखना, यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड है और सेल के बाहर जो फ्लूइड है, दरमियान में मेम्ब्रेन बैरियर है ना, तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस बैलेंस जो है उसको बरकरार रखना, उसको मेंटेन रखना। इस बैलेंस के मेंटेन रखने को, सोल्यूट्स और सॉल्वेंट के बैलेंस को मेंटेन रखने को कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। सोल्यूट्स आपको पता होगा क्या होता है? जो चीज हल होती है, जो चीज डिसॉल्व होती है, वो होती है सोल्यूट, और जिस चीज में डिसॉल्व होती है वो होता है सॉल्वेंट। जैसे अगर आप पानी में नमक घोलते हैं तो नमक क्या है? सोल्यूट है। पानी क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। और सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, इसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। अब बॉडी के लिए जितना सोल्यूट सूटेबल है उतना सेल के अंदर मौजूद हो, जितना वाटर बॉडी के लिए सूटेबल है उतना मौजूद हो। ऐसे ना हो कि वाटर बहुत कम हो और सोल्यूट बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि वाटर में साल्ट को आप डिसॉल्व करें तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट हो गए। बाकी सोल्यूट जो है वो कुछ और भी हो सकता है, वो ग्लूकोज भी हो सकता है, ठीक है। जो सॉल्वेंट है वो सिर्फ वाटर नहीं हो सकता, वो ब्लड भी हो सकता है, ठीक है। तो ब्लड में भी ग्लूकोज को मेंटेन किया जाता है ना, ठीक है। इसी तरह ब्लड में सोडियम पोटेशियम आयंस भी मेंटेन किए जाते हैं। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरे ऑक्सीजन है गैस, उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ब्लड क्या हुआ? यहाँ पे सॉल्वेंट हुआ। और सोल्यूट कौन कौन से हो सकते हैं? सोल्यूट कोई गैसेस हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, साल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, एसिड बेसिस हो सकते हैं। ब्लड के अंदर कुछ भी जो डिसॉल्व हुआ है ना, वो उसको हम कहेंगे ये सोल्यूट है, और ब्लड क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। या फिर जैसे आपके जो ब्रेन है ना, उसके अंदर भी फ्लूइड होता है। एक तो हमारे अंदर फ्लूइड कौन सा है? ब्लड है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे खासतौर पे ब्रेन के अंदर, या जैसे हमारी आंख आंख का ये जो डेला है, इसके अंदर भी फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमरस, विट्रियस ह्यूमर। और जो हमारे ब्रेन में फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सिर्फ फ्लूइड भी सिर्फ ब्लड नहीं है, यानी कि अगर आप सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट सिर्फ ब्लड नहीं होगा, ब्लड हो सकता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो सकता है, ठीक है, विट्रियस ह्यूमर हो सकता है, विट्रियस ह्यूमरस हो सकता है। तो
सिलेक्टिवली फ्लूइड हो सकते हैं आपकी बॉडी में। किसी भी फ्लूइड में, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो चीज डिजॉल्व हुई होगी उसको हम कहेंगे ये क्या है, सोल्यूट है। जैसे आपके ब्लड में ग्लूकोज होता है ना, ठीक है, उसके अलावा आपके ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती हैं। तो जो भी चीज ब्लड में डिजॉल्व हुई हुई है उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, इसको कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं ना ये डायबिटीज हो गई है। इसका मतलब है बॉडी होम्योस्टेसिस नहीं कर पा रही है, ऑस्मोरेगुलेट नहीं कर पा रही है। अगर आपके ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, वाटर लेवल ज्यादा हो जाता है, या अगर आपके ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो उसको नॉर्मल कंडीशंस को मेंटेन नहीं कर पा रही है, ऑस्मो रेगुलेट नहीं कर पा रही है, होम्योस्टेसिस नहीं कर पा रही है। ठीक है, जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है जितनी सूटेबल है उतना मेंटेन नहीं कर पा रही है। अगर इतना मेंटेन नहीं कर पा रही है तो उससे फिर डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं। जैसे हम कहते हैं अगर शुगर लेवल में हाई हो गया, मेंटेन नहीं रहा, तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज हो गई है। ठीक है, और अगर ग्लूकोज का लेवल लो चला जाता है, कम हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है, तो वो भी इस बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, तब भी आप फेंट हो जाते हैं। ठीक है, आप आपको वीकनेस फील होती है। तो जितनी नॉर्मल एक लेवल है सोल्यूट्स का या सॉल्वेंट का, ब्लड के अंदर जो चीजें भी डिजॉल्व हुई हुई हैं उनके नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। जैसे अगर ऑक्सीजन है आपकी बॉडी की जरूरत है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उससे डिफरेंट डिजीजेज हो सकती हैं और हत्ता कि उससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो रिलीज होती है गैस से, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को आप बहुत ज्यादा इनहेल कर लेते हैं, आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, तो उससे सडन डेथ होती है। ठीक है, विद इन सेकेंड्स डेथ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा इनहेल करने से। तो जो भी चीज ब्लड में डिजॉल्व हुई हुई है उसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर आप इसको डिफाइन करें तो आप कहेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को अक्रॉस डिफरेंशियली या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस मेंटेन करने को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। मेम्ब्रेन के सिलेक्टिवली परमिएबल होने का मतलब यह, परमिएबल का मतलब ये ना कि उसके आर पार चीजें जा सके। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि जो सेल के गिर्द मेम्ब्रेन है उसमें से हर चीज नहीं पास करके सेल में चली जाती और सेल में से हर चीज बाहर नहीं आ जाती। सिलेक्टिवली परमिएबल है यानी सिलेक्टेड आइटम्स को वो अंदर जाने देगी। कोई प्रीशियस आयंस हो सकते हैं, कोई वेस्ट मटेरियल है जिसको सेल से निकालना है, तो जिस चीज को निकालना है वो उसी को सेल में से बाहर जाने देगी मेम्ब्रेन। जिस चीज को अंदर लेके आना है वो उसी को आने देगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाए उसके अंदर। ठीक है, जो जितनी सेल की रिक्वायरमेंट है उतनी चीज आने देगी और जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वही चीज, जो चीज रिक्वायर्ड है वही मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर आने देगी। तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, या डिफरेंशियली परमिएबल है, चीजों में डिफरेंशिएट करती है, फर्क कर लेती है कि मैंने किस चीज को अंदर आने देना है, किस चीज को बाहर जाने देना है। ठीक है, तो इस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार, इसके अक्रॉस सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन उसको मेंटेन रखना, इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, और हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो मेजर रोल प्ले करता है वो है आपके किडनीज। ठीक है, तो हमने जो डिटेल से डिस्कस करना है वो हमने किडनीज को, और किडनीज में भी किसको, नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन क्या है, किडनी का बेसिक यूनिट जिससे किडनी बनी है। किडनी किससे बनी है, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन जो है ये किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, और आपके अंदर जो दो किडनीज मौजूद होती हैं, तो
एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन तक नेफ्रॉन्स हो सकते हैं जो ये ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और हर नेफ्रॉन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक इसका वेस्कुलर कंपोनेंट होता है, एक ट्यूबुलर। जैसे आप कहते हैं ब्लड वेसल्स, तो जो ब्लड वेसल्स इसको घेरती हैं उसको हम कहते हैं ये वेस्कुलर कंपोनेंट है। ट्यूबुलर कंपोनेंट का क्या मतलब है? जो टिब्यूल्स होती हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ये है पूरा एक नेफ्रॉन। सबसे पहला इसका कंपोनेंट कौन सा है? ग्लोमेरुलस, वेसल्स का गुच्छा, खून की नालियों का एक गुच्छा सा, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। उससे आगे जो एक बलदार सी आपको नाली नजर आ रही है, एक बलदार कन्वोल्यूटेड टिब्यूल नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और यहाँ पे ये आपको जो कन्वोल्यूटेड टिब्यूल नजर आ रही है इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रोक्सिमल और डिस्टल का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो बॉडी के साथ जो अटैचमेंट पॉइंट के साथ हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल। जैसे अगर आपका बाजू है तो आपके जिस्म के साथ कंधे से अटैच है ना, तो जो इसका इसकी कोहनी को आप कहेंगे कि ये इसका जो है ये प्रोक्सिमल पार्ट है। और अगर आप हाथ की बात करेंगे, ये दूर है, इसको हम कहेंगे कि डिस्टल पार्ट है। ठीक है, तो ये जो पहला कन्वोल्यूटेड हिस्सा है ना इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये जो दूसरा कन्वोल्यूटेड बलदार ये हिस्सा इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, इन दो कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के दरमियान जो एक हिस्सा आता है, ये नीचे की तरफ एक लूप सा बन रहा है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, क्योंकि हेनले ने इसको डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट ने। अब इसका जो हिस्सा नीचे की तरफ आ रहा है इसका, उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, या डिसेंडिंग लिम। तो ये जो है ये थिन होता है, ठीक है, और ये थिक होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है, जो असेंड कर रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये थिक लूप ऑफ हेनले है या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, फिर आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और उसके बाद क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से जो कुछ आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अब जो जो नाम मैंने आपको बताया, जब आपने इसको बनाना है तो आपने बस उन्हीं चीजों को लेबल करना है। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है? गुच्छा नालियों का, वेसल्स का गुच्छा। ठीक है, और बाहर क्या है? जिस चीज ने इसको सराउंड किया उसको कहेंगे बोमेंस कैप्सूल। उसके बाद क्या है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर डिसेंडिंग थिन लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले या थिक असेंडिंग लिम। ठीक है, उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और उसके बाद क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये जो आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, अच्छा ये सारा था ट्यूबुलर पार्ट। अगर मैं आपको इसका वेस्कुलर पार्ट दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ इमेज से दिखाती हूँ। वेस्कुलर कंपोनेंट जो है वो ये होता है, ये जो ब्लड वेसल्स ने इस पूरे को सराउंड किया हुआ है इसको हम कहते हैं ये इसका वेस्कुलर कंपोनेंट है। ठीक है, ये देखिए आप, ये ब्लड वेसल्स है जो आपको रेड नजर आ रही है, और जो ब्लू, ब्लू का मतलब होता है जिनमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब ब्लड आता है ना किडनीज में तो वो जाहिर है ऑक्सीजनेटेड होता है, हार्ट से आता है, ऑक्सीजन उसमें शामिल होती है। और जो ब्लड वापस हार्ट में जाता है वो वेन्स के थ्रू जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे वेन्यूल लिखा भी हुआ है, तो उसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लू सा। जैसे आपको अपने ऊपर हाथों में आप देखें वेसल्स में आपको ऐसे वेन्स नजर आती हैं, तो उसमें आपको आपको ये ग्रीनिश सा और ये कलर नजर आता है ऐसे ब्लूइश सा। तो ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन्स में। तो जो हार्ट की तरफ वापस जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। जो हार्ट बॉडी की तरफ भेजता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो रेड वेसल्स से शो किया हुआ है। तो इसी तरह अब हार्ट से जो ब्लड किडनीज में आ रहा है, नेफ्रॉन्स में आ रहा है, वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो किडनी से वापस आ रहा है वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आप देखिए कि ये जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड आ रहा है वो किससे आ रहा है? एफरेंट आर्ट्रियोल से। आर्टरी जब डिवाइड होती है ना तो वो क्या बनाती है? आर्ट्रियोल। हाँ जी, आर्ट्रियोल। अब आर्ट्रियोल जो है ये अंदर जाके डिवाइड मजीद हो रहा है, मजीद इसमें ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, जब ये बाहर जा रहा है तो यहाँ से ब्लड को लेके जा रहा है। ठीक है, ब्लड यहाँ से एंटर होता है और यहाँ से बाहर चला जाता है, इसको कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। और ई से इफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड बाहर लेके जाता है। एफरेंट और इफरेंट को आप इस तरह याद रखें कि ई से एग्जिट जो ब्लड वापस आ रहा है उसको आप कहेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल से जा रहा है, जो ब्लड एंटर हो रहा है वो किससे हो रहा है? एफरेंट आर्ट्रियोल से हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे दोबारा से मैं वो स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं कि किडनीज का ये जो किडनीज में नेफ्रॉन्स होते हैं, ये 2 टाइप्स के नेफ्रॉन हो सकते हैं। एक होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन और एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। किडनी का जो बाहर का थिक पोर्शन होता है ना, मैं आपको वो दिखा भी बल्कि देती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी ये रहा। जो किडनी का थिक पोर्शन है ना, ये बाहर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं ये कॉर्टेक्स है। जो अंदर आपको कॉलम्स से नजर आ रहे हैं ना, इन कॉलम्स को हम कहते हैं ये इसको क्या कहते हैं, मेडुला। ये है मेडुला, और ये जो बाहर है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ये जो थिक सा पोर्शन नजर बाहर आ रहा है, ये रीनल कॉर्टेक्स इसको कहते हैं, और जो अंदर है इसको कहते हैं रीनल मेडुला, ठीक है। तो रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा, अंदर ये जो कॉलम्स है ये रीनल मेडुला है। ये जो अंदर डिप्रेशन है ना गड़ा से, इसको कहते हैं पेल्विस। यहाँ से सारी वेन्स और आर्टरीज वगैरह एंटर होती हैं, सॉरी हाँ जी, वेन्स यहाँ से एग्जिट करती हैं, आर्टरीज एंटर होती हैं, और कलेक्टिंग डक्ट भी है वो भी यहीं से सारी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलती हैं, और ये ट्यूब बनती है जिसको हम यूरिटर कहते हैं। और यूरिटर जो है वो फिर यूरिन को कहाँ तक लेके जाता है, ब्लैडर तक, जहाँ ब्लैडर स्टोर होता है, फिर एनएस से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये किडनी है, ठीक है। किडनी के अंदर क्या है, यहाँ पे नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन दिखाया हुआ है, यहाँ से इस इन कॉलम्स के अंदर नेफ्रॉन है। जो नेफ्रॉन इस कॉर्टिकल पोर्शन की तरफ ज्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जो नीचे की तरफ ज्यादा होते हैं उसको हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये देखिए, अगर ये एक बना हुआ है ना हिस्सा किडनी का, तो जो ये ऊपर की तरफ ज्यादा है, कॉर्टेक्स की तरफ ज्यादा है, उसको हम कहते हैं ये कॉर्टिकल है नेफ्रॉन। और जो जिसका ज्यादा पोर्शन नीचे की तरफ है, यानी मेडुला की तरफ, उसको हम कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये लेंथ में थोड़े छोटे होते हैं, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है ये लेंथ में ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब अगर आप हम जो बात कर रहे थे नेफ्रॉन की, कि नेफ्रॉन जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करता है। तो ये अपना रोल किस तरह से प्ले करता है, ब्लड जो है इसके अंदर आता है और ब्लड फिल्टर होता है। जैसे अगर आप चाय जो है उसको स्ट्रेनर में से छानते हैं, तो जो जिसके मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, यानी कि जो उन सुराखों में से स्ट्रेनर की पोर्स में से गुजर सकते हैं, वो गुजर जाता है और वो चाय होती है, ठीक है। जो पत्ती है उसके बड़े होते हैं ग्रेन्स, वो ऊपर रह जाती है, उन सुराखों को पार नहीं कर सकती। इसी तरह ये वाला जो आपका आर्टरीज है, इन आर्टरीज में जब ब्लड एफरेंट आर्टरियोल से एंटर होता है तो प्रेशर से आता है, और प्रेशर से आता है तो ब्लड के अंदर जो चीजें होती हैं वो इन आर्टरीज में जो पोर्स हैं उन पोर्स में से निकल जाती हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्लड के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, वो इन पोर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, वो नहीं निकलते हैं। और प्रोटीन जो ब्लड के अंदर है वो भी नहीं निकलती है, उनकी भी बड़ा साइज होता है, ठीक है। लेकिन कुछ साल्ट्स, कुछ आयंस, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में अब्सॉर्ब हुए होते हैं आफ्टर डाइजेशन, वो आगे फिल्टर होके आगे इस पे आ जाते हैं, अगले हिस्सों में आ जाते हैं। अब जब आते हैं तो उसमें सिर्फ आपकी फालतू चीजें नहीं होती, सिर्फ वेस्ट नहीं होते कि वो फिल्टर होके फिल्टर आगे जाए और वो यूरिन बना दे, बल्कि उसके अंदर कुछ काम की चीजें भी होती हैं। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज जैसे है, या सोडियम आयन है, या कैल्शियम आयन है, ये सारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कैल्शियम आयन जो है वो आपके मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन के लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है, उसका लेवल मेंटेन होना चाहिए। आपकी बोन्स के लिए कैल्शियम जरूरी है, ठीक है, वाटर आपके लिए जरूरी है। तो ये चीजें अगर सारी ब्लड में से फिल्टर होके आगे ऐसे रिलीज हो जाए यूरिन में, तो आप फिर होम्योस्टेसिस नहीं कर सकते, ठीक है, बॉडी होम्योस्टेसिस नहीं कर सकेगी। तो बॉडी होम्योस्टेसिस कैसे करती है, इन चीजों को मेंटेन रखती है। कैसे मेंटेन रखती है, अब जब यहाँ ब्लड में से जो चीजें इन पोर्स को क्रॉस कर सकती थी वो आगे आ गई, ब्लड फिल्टर होके वापस यहाँ इफरेंट आर्टरियोल से वापस निकल गया। अब जो फिल्ट्रेट आगे आ रहा है उसमें जो काम की चीजें हैं सारी, जैसे आयंस हैं, या उसके अलावा कुछ साल्ट्स हैं, वो सारे ब्लड जो है वो उसमें ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ये जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं कि यहाँ इनमें से वाटर, ब्लू एरो शो करें, वाटर बाहर निकल रहा है। अगर बॉडी को वाटर की जरूरत है तो वाटर बाहर आ जाएगा, और जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो थिक होगा, ठीक है। और अगर ब्लड को वाटर की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे ब्लड जो है वो रिलीज हो जाएगा। आप अपनी वीडियो स्टॉप करें, और जो यूरिन यहाँ से प्रोड्यूस होगा वो थिन होगा, ठीक है। तो थिक और थिन जो है यूरिन, वो
इस पे डिपेंड करता है कि वाटर कितना बॉडी रीअब्सॉर्ब कर रही है इसमें से। रीअब्सॉर्ब कैसे होता है? जो घेरा होता है इसको ब्लड वेसल्स ने, उनमें रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ब्लड में दोबारा चला जाता है। ब्लू किसको शो कर रहा है? वाटर को। और ये जो येलो है ये डिफरेंट सोल्यूट्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिल्ट्रेट ग्रीन एरो शो कर रहा है कि ब्लड में से जो मुख्तलिफ साल्ट्स हैं वो आगे जा रहे हैं।